हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अभिषेक रंजन। तो जैसा कि हम सबको पता है 6 जुलाई को फाइनली एनटीए ने ऑफिशियली जेईई मेन के शेड्यूल जो है वो जारी कर दिए हैं। तो थर्ड सेशन जो है वो हमारा 20 से 25 जुलाई को होना है और हमारा फोर्थ सेशन जो है वो 27 जुलाई से 2 अगस्त तक होना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, खासकर हमारे जितने भी जे एस्पिरेंट हैं, उन लोग को उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं था कि इतना जल्द एग्ज़ाम जो है उन लोग का शेड्यूल किया जाएगा। लेकिन अब चूंकि हम लोग का रूटीन आ चुका है, शेड्यूल आ गया है, तो अब उसको फॉलो करते हुए हम लोग को ठीक है तैयारी करना होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग घबराइए नहीं, और सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, ताकि आप इस वीडियो को देखें और सीखें कि किस तरीके से हम हमारा लास्ट मोमेंट में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको 100% बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप उस चीज़ को बस फॉलो कीजिए, ठीक है। डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आप लोगों को मार्क्स में दिखेगा, ठीक है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दिया है। उस लिंक में आप जाओगे तो आपको 10 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे डे बाय डे। मैंने इस पूरे वीडियो में आपको बताया है कि 10 दिन में 40 घंटे का समय लेकर आप पूरे केमिस्ट्री को किस तरीके से कवर कर सकते हैं, ओवरव्यू ले सकते हैं। और उन 10 दिन में उन 10 क्वेश्चंस पेपर को आपको प्रैक्टिस करना है और उसके बाद सेल्फ एनालिसिस करना है। ये सारी चीज़ें मैंने इस पूरे वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। तो इस वीडियो को इसलिए आप लोग लास्ट तक देखिए, आप लोग फॉलो कीजिए जितने भी टिप्स एंड ट्रिक मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको केमिस्ट्री के लिए। ओके, तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं तुम्हारा कि लास्ट मोमेंट में जो हम लोग के पास जो भी टाइम बचा हुआ है, उसमें उस टाइम को हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए हम लोग का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहला चीज़ ये तो आप लोग को ऑब्वियसली मानना पड़ेगा कि जो भी अभी तक आप लोगों ने मेहनत किया है, जो भी मेहनत किया है, ठीक है, अगर चाहते हो कि उसको 100% एफिशिएंसी से अपने रिजल्ट में कन्वर्ट करें, तो बस कुछ चीज़ें हैं, उसको बस आप लोग फॉलो करो। तो सबसे पहला है डोंट पैनिक। ऑब्वियसली ये तुम्हारा पहला पॉइंट है, क्योंकि बहुत लोग शेड्यूल जैसे ही देखे आधे से ज़्यादा लोग परेशान, कुछ लोगों को गुस्सा, ठीक है, और मतलब कि मैक्सिमम लोग मतलब कि ऑब्वियसली कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। उससे भी ज़्यादा लोगों को परेशानी इस बात से हो गया कि जो 2 सेशन का एग्ज़ाम होने वाला था, वो दोनों सेशन के बीच में सिर्फ 2 दिन का गैप दिया गया। तो इससे भी आधे से ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो इसलिए सबसे पहला चीज़ है कि आप लोग को इस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर पैनिक हो गए तो जो भी आपका प्रिपरेशन का होना चाहिए स्ट्रैटेजी, वो कभी आप फॉलो नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला चीज़, आराम से सिचुएशन को हैंडल करना है हम लोग को, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड होके सोचना है। सोचोगे फ्री माइंड होके बिना कोई टेंशन लिए, तो एफिशिएंसी डेफिनेटली इम्प्रूव होगा एग्जाम में, ठीक है। इस बात की गारंटी हमेशा होती है। चलो, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट तो करेंगे चैप्टर वाइज पेपर एनालिसिस की। मतलब कि सिंपली अभी जो हम लोग का फेब और मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उनका चैप्टर वाइज एनालिसिस अभी मैंने बना रखा है, ठीक है। उन 2 सेशन का एनालिसिस मैंने किया है और कैसे कैसे चैप्टर का क्या क्या परसेंटेज है, ठीक है, वो अभी पहले हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद उन सारे चैप्टर में सबसे पहले आप लोग को फोकस किस पे करना है, अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। यानी आपको उनमें कौन कौन सा जो चैप्टर है, ठीक है, आपको लगता है ये मेरा बहुत अच्छा है और इसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, उस पर तो हम लोग को 100% ऑब्वियसली फोकस करना है। एंड देन उसके बाद जो भी आपने प्रिपरेशन कर रखा है, उसमें हमें क्या देना है, अपना 100%, ठीक है। क्योंकि मेंटल सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कि जब आप एग्जाम देकर बाहर निकलो, ठीक है, तो आपको अंदर से वो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है, ठीक है, वो सारा मैंने किया है। और जब ये चीज़ हो जाएगा एग्जाम के बाद, तो फिर किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा। उसके बाद देखो, यहाँ पे कुछ मैंने चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स का तुम्हारा किस तरीके से, तुम्हारा ये जो टोटल क्वेश्चंस है वो फेब और मार्च के सारे पेपर का एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, किस तरीके से क्वेश्चन का तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देख लो, तुम्हारा मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, एरोमेटिक कंपाउंड और एटॉमिक स्ट्रक्चर, सारे चैप्टर से एवरेज एक एक क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एवरेज 2 क्वेश्चन। अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प, फिजिक्स में भी तुम्हारा हेल्प करेगा, साथ में केमिस्ट्री में तो करेगा ही करेगा। इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे चैप्टर को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ऐसे सिचुएशन में। उसके बाद देखो आप केमिकल बॉन्डिंग से एवरेज 2 क्वेश्चन, केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री से एवरेज 2 क्वेश्चन, न्यूक्लियर एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स एंड द गैसेस स्टेट से 2 क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो ध्यान से, इसमें आधे लोग डी एंड एफ ब्लॉक को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो लोग पढ़ के जाते नहीं है, और एवरेज इन दोनों से मिलाकर 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो लोग डी एंड एफ ब्लॉक छोड़कर गए होंगे, ठीक है, आपका जो भी पिछला 2 सेशन हुआ है तो उसमें डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं लॉस हुआ होगा। तो इन चीज़ों में हम लोग को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं और पता चलता है वैसे ही चैप्टर्स जो है वो उससे क्वेश्चन तो जो तुम्हारा होता है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद पीरियोडिक टेबल, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स से एवरेज तुम्हारा 3 क्वेश्चन। तो ये हो गया क्वेश्चन का एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन जो पिछला 2 सेशन में हुआ है। अगर हम उन 2 सेशन को एनालाइज करेंगे तो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन था। अब देखो, अब हम लोग अगर सिलेबस की बात कर ले तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप किन किन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जिससे क्वेश्चंस आप लोग का पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट या मोल कंसेप्ट की बात कर ले तो इसमें आप लोग परसेंटेज यील्ड का टॉपिक जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि पिछला जो आपका 2 सेशन हुआ है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज यील्ड पे क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब केमिकल इक्वेशन एंड स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आता है, मतलब मोल कंसेप्ट में और भी आप आते रहे। देखो इतना सारे टॉपिक्स है, मैंने सिर्फ यहाँ पे इस टॉपिक को तुम्हारा फोकस किया, मतलब आप इस पे मेहनत करो। इसी तरीके से हम हर एक चैप्टर को एनालिसिस करेंगे और उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा उसका हम लोग सिलेक्शन करेंगे ताकि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सके। अब देखो उसके बाद बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। सबसे पहले गैस स्टेट की बात कर ले तो देखो गैस स्टेट में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे लॉज हम लोग ने पढ़ा होगा। तो आप लोग को ये सब लॉ जो होता है ना वो नॉर्मली याद होता है, इस पर न्यूमेरिकल्स बनना होगा तो वो डेफिनेटली बन जाएगा। आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का थ्योरेटिकल अप्रोच बिल्कुल भी मत छोड़ना। आप कम से कम एनसीईआरटी तो जरूर इसका रीडिंग करके जाना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आ सकता है। और उसके बाद आपको भी पता है आरएमएस और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, इसका बस आपको फार्मूला अच्छे से रट के जाना है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो गैस स्टेट में सबसे पहले ये 2 एस्पेक्ट को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उसके बाद रियल गैस डेरिवेशन से हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, ये जरूर कर ले। और वैंडरवाल कांस्टेंट और वैंडरवाल इक्वेशन यानी ए और बी पे जरूर आप लोग क्वेश्चंस बना ले, या एटलीस्ट कम से कम इसका सिग्निफिकेंस जानने का कोशिश करें कि ए और बी क्या होता है, कांस्टेंट इनका मतलब क्या होता है और कैसे ये जेड पे तुम्हारा डिपेंड करता है, कब ए डोमिनेट होता है कब बी डोमिनेट होता है, ये वाला केस आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा गैस स्टेट में। अब आते हैं लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड सॉल्यूशन में तो ऑब्वियसली आपका जो रॉड्स लॉ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रॉड्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि इससे क्वेश्चंस तो आपको भी पता है रहता है, और साथ ही साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये 2 चीज आप जरूर कर लेंगे लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हम बात करेंगे तो। और सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, तो नॉर्मल आपको एफसीसी, बीसीसी, सिंपल क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो ये जो आपका इतना यूनिट सेल है, इन सारे यूनिट सेल का ए और आर के बीच में रिलेशन, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसका एनालिसिस आप लोग करके जाओ और इसी पे बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि तुम्हारा कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन में तुम्हारा पूछा गया थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज पे ही पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप मान लेते हैं, मैं सिंपली अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ सॉलिड स्टेट, तो ये तो आप जरूर कर लेना, कुछ करो या ना करो सॉलिड स्टेट में ये चीज़ जरूर करना। उसके बाद बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने वाली चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें, आप किसी को स्किप नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना आपका जो भी पिछले सेशन में पूछा हुआ है लगभग हर टॉपिक से पूछा गया है क्वेश्चन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना वो कम से कम आप ऑनेस्टली कम से कम इसमें हर एक टॉपिक जो है ऊपर ऊपर आप जरूर पढ़ो,
ठीक है। तो वो पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की तो क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्वांटम नंबर तो जरूर आप लोगों को करना होगा। उसके बाद डी ब्रॉय जो आपका रिलेशनशिप है, और डी ब्रॉय रिलेशनशिप में आप लोग का काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है, जैसे लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी, और उसके बाद एक रिलेशन आपका आता है रूट अंडर एच बाई टू इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद एक और रिलेशन आपका आ जाता है एच बाई रूट अंडर टू इंटू एम इंटू क्यू इंटू बी। ये तीन ही रिलेशन पे तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है डी ब्रॉय का, और एक रिलेशन है आपका एन लैम्डा इक्वल्स टू टू पाई आर। ठीक है। अगर डी ब्रॉय थ्योरी पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इन चारों न्यूमेरिकल, इन चारों फार्मूला को आप अच्छे से समझ लें कि इन सारे फार्मूला में आपको कैसे कैसे डाटा पुट करना होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप सिर्फ फार्मूला रट के चले गए, पता नहीं कि एग्जैक्टली उसमें डाटा किस तरीके से पुट करना है, तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान दें। और उसके बाद अब चले, अगर हम लोग का अगला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ऑब्वियसली केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आप जो पढ़ के जाइए वो इम्पॉर्टेंट आपका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इसे जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे तुम्हारा क्वेश्चंस बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें तुम्हारा दूसरा, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो तुम्हारा फजान्स रूल को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं तुम्हारा, यानी कि कैसे लैटिस एनर्जी कंपैरिजन होगा, सॉल्युबिलिटी किस तरह से कंपेयर होगा। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स है, ये आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। और बाकी एच बॉन्डिंग वगैरह तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते उन सारी चीज़ों को समझ ही लेते हैं, तो इसलिए इतना पॉइंट कम से कम जरूर आप पढ़ के जाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसे तो आप मिस नहीं कर सकते। हाइब्रिडाइजेशन, शेप और ज्योमेट्री, ये आपको पता होना ही होना चाहिए। कैसा भी मॉलिक्यूल हो, आपको ये तीन चीज निकालना आना चाहिए। सिंपल सा बात है, किसी भी तरह का मॉलिक्यूल हो, कोवेलेंट मॉलिक्यूल दिया रहेगा, आपको ये तीन चीज निकालना आता है, तो केमिकल बॉन्डिंग का आप समझ लो 70 to 80% आपको आता है केमिकल बॉन्डिंग। सिंपल सा फैक्ट है। और इसमें आपको sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड चीज आपको पढ़ना है, और साथ में तुम्हारा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में मिस मत कीजिएगा। अब देखो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स में ठीक है आप स्पॉन्टेनिटी वाले पोर्शन को जरूर पढ़िए, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो जनरली लोग स्किप करके जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस पे बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो आप इस पे बेस्ड जरूर क्वेश्चन एक दो देख लीजिए। और उसके बाद ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि तुम्हारा जिसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बोलते हैं कि एक्चुअली रिएक्शन में जिसका एप्लीकेशन होता है थर्मोकेमिस्ट्री, तो इस पे भी क्वेश्चंस रहता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये दो चीज। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर आपने अच्छा से पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये आपको फिजिक्स में भी हेल्प कर सकता है, और आपको केमिस्ट्री में तो करेगा ही करेगा। और डेफिनेटली एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को छोड़ के तो जाने ही नहीं है, इसे तो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, कि भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है, ईएमएफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये सब चीज़ आपका क्वेश्चन रहता है। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में या यू कहो थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज़ आप जरूर पढ़ के जाना। सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में जैसा कि मैंने बता दिया था, इसमें आपको रॉड्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो एजियोट्रॉपिक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन तो आपको पता है कि तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकता है, और खासकर वैन टॉप फैक्टर से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो वैन टॉप फैक्टर का भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो डेफिनेटली केपी और केसी का रिलेशन, इस पे क्वेश्चन आया हुआ था पिछले सेशन में। ली चार्टलेस प्रिंसिपल आप तो ऑब्वियसली मिस नहीं कर सकते, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में और कुछ पूछे या ना पूछे, ये जरूर पूछता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। और फिर आता है आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें कि आप लोग को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, उसके बाद आपको बफर सॉल्यूशन और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, बफर सॉल्यूशन, हाइड्रोलिसिस और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये तीन चीज आप जरूर पढ़ के जाइए। इसके अलावा आयोनिक अगर आपका बहुत अच्छा है तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। उसके बाद देखो हमारा अगला है रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे दोनों चैप्टर को साथ में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, रेडॉक्स को और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। इंट्रोड्यूस करने का रीजन क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं ना कहीं रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन आप एक बार जरूर रिवाइज करो, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलोराबस लॉ का एप्लीकेशन जरूर पढ़ोगे, और नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करना होता है ये आप लोग जरूर सीख लो। ठीक है, तो कम से कम ये तीन चीज आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिस मत करना। और फैराडेज लॉ पे क्वेश्चंस, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है फैराडे लॉ पे, इसलिए फैराडे लॉ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना बना सकोगे बना लो,
नर्स इक्वेशन पे कैसे अप्लाई करना है वो सीख लो, कोलोरावस लॉ एंड एप्लीकेशन आप जरूर करना। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स पे आते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में एक तो आपका आरएनएस थ्योरी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट इक्वेशन है, इससे क्वेश्चन तुम्हारा रहता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा कह सकते हो ये। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहता है ऑर्डर के बेसिस पे, ठीक है, ऑर्डर का कैलकुलेशन। ये दो पोर्शन कर लोगे केमिकल काइनेटिक्स खत्म, ठीक है, इससे ज़्यादा फिर आपको कुछ करना नहीं है। ऑर्डर और आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये दो पे जरूर क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। उसके बाद आते हैं सरफेस केमिस्ट्री, बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, और ऑब्वियसली इससे एक क्वेश्चन तो आप लोगों को पता है कि हर साल तुम्हारा पूछता है, कभी वो आइसोथर्म से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो फ्रेंडलिक चाहे वो लैंगमर से पूछ दे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट ऑप्शन के बीच का डिफरेंस आप लोग जरूर पढ़ लें। और उसके बाद अगर आप कैटलिस्ट वाले सेक्शन को अगर आप छोड़ भी दोगे तो डेफिनेटली आप कोलाइडल सॉल्यूशन में लायोफिलिक और लायोफोबिक के बीच का डिफरेंस जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एसोसिएटेड कोलॉइड्स, एसोसिएटेड कोलाइड यानी कि मिसल का फॉर्मेशन, ये पढ़ के जाइए। और टिंडल इफेक्ट ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट और कोगुलेशन एंड फ्लोक्युलेशन, इस पे तो क्वेश्चंस तुम्हारा पूछा ही गया है। और जो आपका एक हार्डी-सूज रूल है वो, ठीक है, इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बनता है ये जरूर आप लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में इतना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं तुम्हारा नेक्स्ट, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी में ऑब्वियसली आपको ये जो तीन चीज दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और आपका एटॉमिक रेडियस में कुछ एक्सेप्शन होगा वो, और इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये चार चीज में जो एक्सेप्शंस है वो आप लोग जरूर कीजिएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में थर्ड और सेकंड पीरियड का जो एक्सेप्शन आता है, ठीक है। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो एक्सेप्शन आता है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो हालांकि उतना एक्सेप्शन नहीं है तो ये जरूर कर लेंगे। उसके बाद प्रिडिक्शन, ये जो प्रिडिक्शन करते हैं एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, एटॉमिक नंबर देकर आपसे पूछेगा भाई बताइए इसका पीरियड नंबर क्या है, ग्रुप नंबर क्या है, इस तरीके का जरूर प्रिडिक्शन आप लोग कर ले, इस पे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो ये सारा कुछ ओवरव्यू जरूर आप लोग ले लें। उसके बाद मेटलर्जी में आप लोग को ऑब्वियसली मेटलर्जी सबसे छोटा टॉपिक होता है पूरे केमिस्ट्री में, आप बोल सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और बहुत मतलब कि कह सकते हो सिक्वेंशियल बेस्ड चैप्टर होता है, सीक्वेंस पे पढ़ोगे तो बहुत आसान होगा, ठीक है। तो इसमें फिर भी आप कुछ कुछ जरूर पढ़ लोगे, जैसे कैल्सिनेशन रोस्टिंग जरूर अच्छे से कर लेना। उसके बाद हॉल हेराल्ड प्रोसेस जरूर कर लेना, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, उसी तरह से आप ब्लास्ट फर्नेस जो होगा आयरन के लिए जो यूज़ करते हैं उसे जरूर कर लेना, रॉट आयरन, पीग आयरन, और तुम्हारा ये सब जो कास्ट आयरन जो इनके बीच में डिफरेंस आप लोग पढ़ लेना। और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल यानी कि आपका एलिंगम डायग्राम, इस पे तो क्वेश्चन आजकल, ठीक है, पूछना शुरू कर दिया है भाई, पहले पूछता नहीं था, आजकल इस पे क्वेश्चन आता है एलिंगम डायग्राम पे। तो एलिंगम डायग्राम का कॉन्सेप्ट जरूर आप लोग रिवाइज कर लेंगे मेटलर्जी में। उसके बाद हाइड्रोजन चैप्टर, बेसिकली तुम्हारा हाइड्रोजन और एस ब्लॉक की बात करेंगे तो आप सिंपल एनसीईआरटी भी रीडिंग कर लोगे तो काफ़ी है, और इससे ज़्यादा तुम्हारा एनसीईआरटी से ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल एनसीईआरटी से भी हो सकता है ये, तो इतना आप कर लो एस ब्लॉक और हाइड्रोजन में, इतना एनफ है। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स देख लो, इतना बड़ा सिलेबस देख के आधे लोग तुम्हारा ज़्यादा डर जाते हैं, कुछ नहीं करना है आपको इसमें। देखो ध्यान क्या किस चीज़ का देना है, सबसे पहले तो आपको ये जो बोरैक्स है इसके बारे में पढ़ लो ग्रुप 13 में, ठीक है, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर पढ़ लो, ठीक है। ग्रुप 13 में इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रुप 14 में आपको क्या पढ़ना है, तो ग्रुप 14 में जो सिलिकॉन्स है ये पढ़ लो, ठीक है। और इसके अलावा ग्रुप 14 में C60 का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लोगे। उसके बाद ग्रुप 15 में बात करेंगे तो ग्रुप 15 में आप ग्रुप 15, 16, 17, 18 सबसे पहले तो इनके सारे ऑक्सो एसिड्स पढ़ लो, जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं, ठीक है, यानी कि तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड या मान लो ग्रुप 17 के जितने भी एसिड है वो सारे एसिड का आप लोग थोड़ा सा मतलब कि ओवरव्यू ले लेना, उस पर तुम्हारा बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा रहता है। और बाकी इसके अलावा आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह अच्छे से करोगे तो पी ब्लॉक ऑलमोस्ट हो जाता है, लेकिन हाँ ग्रुप 13, 14 से ये चीज़ मिस मत करना, इस पर क्वेश्चन रहता है। उसके बाद बात करें तुम्हारा नेक्स्ट डी एंड एफ ब्लॉक, मैंने कहा था कि डी एंड एफ ब्लॉक आप ऑब्वियसली मिस नहीं कर सकते, छोटा सा टॉपिक है और आपको बहुत मतलब कि कह सकते हो मतलब प्लानिंग करके पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ने लगोगे ना तो फिर उस पर आपका बस टाइम सिर्फ वेस्ट होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा स्ट्रैटेजी बनाकर डी एंड एफ ब्लॉक जरूर आप पढ़ना, उसे मिस नहीं करना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डेफिनेटली आईयूपीएससी से भी क्वेश्चन आता है, सीएफटी से भी क्वेश्चन आता है, और उसके बाद उसके एप्लीकेशन पे तो तुम्हारा क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो जैसे कि तुम्हारा अभी जैसे आपका सिस प्लैटिन का जो स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, सिस प्लैटिन के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसका एप्लीकेशन ईडीटीए का एप्लीकेशन पूछा गया है, तो ये सब कुछ कुछ तुम्हारा एप्लीकेशन है, एनसीईआरटी में मेंशन है, ये आप जरूर पढ़ लोगे। उसके बाद बात करें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, लोग छोड़ के जाते हैं और क्वेश्चन भी इससे तुम्हारा पूरे सेशन में पूछ रखा है और पेपर में पूछ रखा है, तो इसलिए आप इसको तो मिस नहीं कर सकते। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हर एक टॉपिक को कम से कम एक ओवरव्यू लेना जरूरी है।
अब उसके बाद प्योरिफिकेशन, जैसा कि आपको पता होगा डुमास मेथड, कैरियस मेथड, इस पे भी क्वेश्चंस पूछ रखा है तुम्हारा पिछले सेशन में। लेकिन अगर आपका ये पहली बार अगर आपको पढ़ना होगा या इस पर उतना कमांड नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, सिंपल मोल कंसेप्ट का बेस लेके छोड़ देना है इसको। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड जीओसी, ठीक है, ये आपका बेसिकली तुम्हारा जीओसी सेक्शन है। तो सभी को ये तो ऑब्वियसली रिवाइज तो करना पड़ेगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन रहता है। हाइड्रोकार्बन में आप लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को तो बिल्कुल भी स्किप मत करने का सोचना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। और एल्कीन, ठीक है, एल्कीन को मत छोड़ना। एल्केन अल्काइन छोड़ दो चलेगा, एल्कीन को मत छोड़ना, ठीक है, एल्कीन पे क्वेश्चन रहता है तुम्हारा। तो एल्कीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये दो पोर्शन हाइड्रोकार्बन में स्किप नहीं करना। उसके बाद हैलोजन से रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कुछ नहीं, SN1, SN2, E1 और E2 को अच्छे से करना होगा। उसके बाद ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिकली वही अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जरूर अच्छे से करके जाओ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा, ठीक है, आप कार्बोनाइल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ के जाइए, क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ये आपका एग्जांपल है, तो ये जरूर पढ़ लोगे आप लोग। उसके बाद फिनॉल का प्रिपरेशन जो क्यूमीन से हम लोग करते हैं, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लोगे एनसीईआरटी में जो रिएक्शन आपका दिया हुआ है। उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग अमाइंस, काफी छोटा चैप्टर है, इसमें आपको डाइजोटाइजेशन और हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, ये दो चीज, डाइजोटाइजेशन और हिंसबर्ग, इसको तो आप छोड़ नहीं सकते। और हाँ, और एक है सैंडमेयर्स टेस्ट, सैंडमेयर्स रिएक्शन और तुम्हारा गैटरमैन रिएक्शन, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मतलब मैच द फॉलोइंग टाइप में क्वेश्चन पूछता है, इसमें आपको रिएक्शन दे देगा, पूछेगा कि मैच द फॉलोइंग कौन सा रिएक्शन गैटरमैन है, कौन सा रिएक्शन सैंडमेयर्स है, कौन सा रिएक्शन डाइजोटाइजेशन है। तो इस तरह से क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है। उसके बाद पॉलीमर्स, ऑब्वियसली हर एक का मोनोमर पॉलीमर आपको पता होना चाहिए, सारे पॉलीमर का मोनोमर और उसका स्ट्रक्चर। बायोमॉलिक्यूल में आप लोग को अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है, नहीं याद किए अभी तक तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा गलती काम की हो, क्योंकि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कॉमन नेम से, कि भाई कौन कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड है, कौन कौन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, इस पे आजकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। उसके बाद केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में सारे ड्रग्स का स्ट्रक्चर, जितने भी ड्रग्स है उनका स्ट्रक्चर, वो इसलिए क्योंकि उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसके बाद आपका जितना भी पीओसी आप कह सकते हो, तुम्हारा टाइट्रेशन वगैरह हो गया, या मान लो सॉल्ट का जो एनालिसिस वगैरह है इन आयंस का, ये आप लोग स्कूल वगैरह में लैब में किए होंगे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। तो ये वाला पोर्शन जनरली आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन इस पर रेयरली पूछा जाता है। अब आते हैं फाइनली कि भाई हमारा टोटल तुम्हारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। देखो मैं आप लोग को यहाँ पे 9 जुलाई से लेकर 18 जुलाई का तुम्हारा शेड्यूल बताने जा रहा हूँ, कि बस आप इस चीज़ को फॉलो करो। 9 जुलाई से 18 जुलाई टोटल हमारे पास तुम्हारा 10 दिन का वक्त है, 10 डेज इंटू 24, दैट मीन्स 240 आवर्स हमारे पास है। अब इस 240 आवर्स में सबसे पहले आप 60 आवर्स हटा दो। 60 आवर्स क्यों, आप लोगों को पता चल गया होगा, 10 इंटू 6, ठीक है, स्लिप टाइम, तो इसे तो हटा दो, क्योंकि भाई आप पढ़ना है तो उसके लिए तो चार्ज जरूरी है तुम्हारा, तो जब तक शरीर को तुम्हारा चार्ज करोगे नहीं तब तक तो फिर पढ़ नहीं पाओगे। अब बच गए 180 आवर्स, टेंशन नहीं लो, मैं ये नहीं बोलूंगा 180 आवर्स आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। 180 आवर्स में बस मुझे चाहिए केमिस्ट्री के लिए 40 आवर्स। जो भी मैंने अभी तक बताया उन सभी को करने के लिए सिर्फ मुझे 40 आवर्स चाहिए आपके। अगर इस 40 आवर्स को आप अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, ठीक है। अब कैसे इन 40 आवर्स का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये आप लोग देखते जाओ। सिर्फ 9 से 18 जुलाई का समय, सिर्फ 40 घंटे मुझे चाहिए, ठीक है। अब देखो और एक चीज, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एक लिंक दे दूंगा हमारा, उस लिंक पे आप जाओगे तो आप लोग को डे 1 से लेकर डे 10 तक का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उन सारे क्वेश्चन पेपर को आप अटेम्प्ट करते जाओ, ठीक है, हर दिन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, डे 1 से डे 10, क्योंकि देखो 10 दिन का मैं समय ले रहा हूँ, हर दिन आपको एक पेपर जो है आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होता रहेगा, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होता रहेगा। तो अब किस तरह से ये 40 घंटे का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो देखो ध्यान से अच्छे से समझो। तो सबसे पहले 9 जुलाई का क्या होना चाहिए हमारा रूटीन,
ठीक है, सिर्फ तुम्हारा 40 घंटे, मतलब 4 घंटे पर डे। और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है आप फिजिक्स और मैथ्स को दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 जुलाई को सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सरफेस केमिस्ट्री उठाना है। ठीक है, देखो एकदम मैं सेलेक्टेड चैप्टर्स भी दे रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री के साथ आपको जो है ग्रुप 13 उठाना है। ग्रुप 13 ये आपको 1 घंटे के लिए पढ़ना है, अब जैसे भी आप टाइम डिसाइड कर लो। उसके बाद पॉलीमर प्लस बायोमोलिक्यूल, ठीक है, ये आपको 1 घंटे के लिए पढ़ना है। और उसके बाद आपको जीओसी, जीओसी में आपका आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, ये तीनों चीज मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ये 1 घंटे। और उसके बाद आप डिसाइड कर लो 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, ठीक है, 40 मिनट्स का आपको समय निकालना है और आपको डे 1 का पेपर सॉल्व करना है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। वो डे 1 का आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, 40 मिनट का समय लेके, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है, कम है तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 मिनट डे 1। उसके बाद 9 से 12 का टाइम होना चाहिए, याद रखो 9 से 12, चाहे 9 से 10 सॉल्व करो, 10 से 11 करो या 11 से 12 करो, लेकिन आपको इसी टाइम के बीच में ही इसको सॉल्व करना है। स्ट्रिक्टली फॉलो करो टाइम को, 40 मिनट। और आपको मतलब चेयर पे और टेबल पे बैठ के एग्जाम देना है, सबसे इंपॉर्टेंट, चेयर पे टेबल पे बैठ के टेस्ट दो, बेड वगैरह पे लेट उठ के नहीं, क्योंकि तुमको एग्जाम फाइनली देना है चेयर पे बैठ के, तो इसलिए उसका प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो 40 मिनट तुम्हारा डे 1। उसके बाद 20 मिनट का जो तुम्हारा टाइम होगा उसमें आप पेपर का एनालिसिस करो, उसी 20 मिनट में जितना हो पाएगा उतना ही करो, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। पेपर का एनालिसिस 20 मिनट यानी कि 1 घंटे, देख लो मैंने 4 घंटे यूज कर लिए। ठीक है, 9 जुलाई। इसी तरीके से अगर देख लो, अगर आपने यहाँ पे 9 से 12 का टाइम सेलेक्ट किया है, तो देख लो अब हम चलते हैं तुम्हारा 10 जुलाई का हमारा क्या रूटीन होना चाहिए। तो 10 जुलाई को आपको फॉलो करना है एस ब्लॉक प्लस हाइड्रोजन प्लस डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, इन सभी के लिए तुम्हारा 1 घंटा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 1 घंटे में कैसे हो सकता है, तो ये आपको, ठीक है, सोचना होगा कि कैसे किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, वो आप उसमें डिसाइड करो और उससे आप अपना स्ट्रैटेजी बनाओ। उसके बाद इन्वायरमेंटल और प्लस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, मैंने बता रखा है कि आपको इसमें पढ़ना क्या है, इसलिए मैंने पहले पूरे सिलेबस को डिस्कशन किया। इसमें आपको 1 घंटे देने हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको SN1, SN2, E1 प्लस E2। ठीक है, देख लो अगर मान लो आप लोग का एग्जाम फर्स्ट सेशन में है, तो आप आज जो डे 2 का जो पेपर है उसे आप फर्स्ट शिफ्ट में ही सॉल्व कर लो। अगर सेकेंड शिफ्ट में है तो फिर आप 2 से 5 का समय निकालो और उसमें 1 घंटे में आपको 40 मिनट का टेस्ट देना है और प्लस आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, मतलब यहाँ से भी हमने 1 घंटे ले लिया। तो इस तरीके से 9 जुलाई 10 जुलाई का हमारा समय बीत गया है। इसके अलावा फिजिक्स मैथ्स अपना निकाल के अपना समय करते रहो। 11 जुलाई का क्या टाइम होना चाहिए, ध्यान से समझो। 11 जुलाई को सबसे पहले ग्रुप 14 और ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 ये 1 आवर। उसके बाद आपको पॉलीमर प्लस बायोमोलिक्यूल, आप देखो मैंने यहाँ पे रिपीट किया है क्योंकि हो सकता है कि अगर आप भूल गए तो फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। पॉलीमर प्लस बायोमोलिक्यूल प्लस आपको कार्बोनाइल कंपाउंड करता है। कार्बोनाइल कंपाउंड बेसिकली अल्डोल, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, ये सब आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वगैरह, कार्बोनाइल कंपाउंड। उसके बाद फिर से आपको 9 से 12 एक फिर से टाइम चुनना है और उसमें फिर से आपको 1 घंटे का डे 3 का आपको टेस्ट देना है। फिर से पेपर एनालिसिस करो, उन 1 घंटे में सब कुछ कंप्लीट, पेपर प्लस पेपर का एनालिसिस। अब आते हैं तुम्हारा 12 जुलाई। तो 12 जुलाई को क्या करना है भाई हमें, तो 12 जुलाई को फिर से सरफेस केमिस्ट्री, देखो फिर से यहाँ पे रिवीजन होगा हम लोग का। सरफेस केमिस्ट्री प्लस ग्रुप 13 ये आपको 1 घंटे में करना है। उसके बाद फिर से देखो आने वाला है तुम्हारा इन्वायरमेंटल और प्लस आपको करना है इन्वायरमेंटल के साथ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, क्योंकि देखो ये सब चीजें है ना, ये सब हम लोग स्किप करके जाते हैं और स्किप करके जाने का ही सबसे बड़ा तुम्हारा नतीजा होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो ये 1 घंटे आपको करना है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, अब देखो हाइड्रोकार्बन में आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैंने अच्छे से बता दिया है।
इसको 1 घंटे का समय देना है। और उसके बाद फिर से आपको 2 से 5 के बीच का कोई एक टाइम चुनना है और उसमें फिर से आपको डे 4 का टेस्ट देना है। ठीक है, एंड फाइनली तुम्हारा आते हैं 13 जुलाई। 13 जुलाई को 14 ग्रुप और 15 ग्रुप का हम लोग को पढ़ना है। देखो फिर से रिवीजन हो रहा है, ये 1 घंटे का। उसके बाद तुम्हारा रेडॉक्स और प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडॉक्स प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये तुम्हारा 1 घंटे का। और उसके बाद मेटलर्जी, ये आपका 1 घंटे का। और फिर उसके बाद आपका डे 5 का, डे आपका 4 तक हो गया ना हम लोग का, डे 5 का आपका टेस्ट होगा, डे 5 टेस्ट। फिर से आप टेस्ट दो, फिर से 1 घंटे में आप पेपर का एनालिसिस करो। 13 जुलाई के बाद आते हैं हम लोग 14 जुलाई। 14 जुलाई का क्या होगा, तो भाई एस ब्लॉक लेंगे हम लोग, हाइड्रोजन लेंगे और साथ में डी एंड ए ब्लॉक। फिर से देखो हमारा रिवीजन हो गया। उसके बाद थर्मो होगा हमारा, थर्मोडायनेमिक्स 1 घंटे का, ये आपका 1 घंटे का। और इसके साथ आपको उठाना है पीरियोडिसिटी प्लस अमाइंस, पीरियोडिसिटी प्लस अमाइंस आपको 1 घंटे का। फिर से आपको 2 से 5 का टाइम उठाना है और 2 से 5 का टाइम उठा के आपको डे 6 का टेस्ट देना है, 1 घंटे का एनालिसिस। 14 जुलाई कंप्लीट। अब 15 जुलाई, देखो 15 जुलाई को अब हम लोग ग्रुप 16 उठाएंगे, ग्रुप 17 उठाएंगे और ग्रुप 18 उठाएंगे। 16, 17, 18 ग्रुप में आपको इसमें इसके साथ ये आपको 1 घंटे का आपको समय देना है। इसमें अगेन पॉलीमर प्लस बायोमोलिक्यूल, इसे भी आपको फिर से 1 घंटे देने हैं। और देन उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ऑब्वियसली आपको 1 घंटे तो देने होंगे। एंड देन उसके बाद 9 से 12 फिर से आप टेस्ट का टाइम चुनो और फिर से आप 1 घंटे का पेपर दोगे। डे हमारा कहाँ तक हो गया, 6 तक हो गया, तो डे 7 का टेस्ट। उसके बाद 16 जुलाई, 16 जुलाई, तो 16 जुलाई को आपको क्या करना है, तो सबसे पहले एस ब्लॉक प्लस हाइड्रोजन प्लस डी एंड ए ब्लॉक फिर से 1 घंटे के लिए पढ़ना है। लिक्विड सॉल्यूशन 1 घंटे के लिए। केमिकल बॉन्डिंग, देखो जो भूलने वाला चैप्टर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इस चीज को आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो। जो भूल सकते हो उसे बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप उस चीज को बार बार रिवाइज करो। तो ये आपका 1 आवर 1 आवर 1 आवर, फिर से आपको 2 से 5 का एक सेशन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको डे 8 का टेस्ट देना है, 1 आवर। देन उसके बाद 17 जुलाई, 17 जुलाई 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप। ठीक है, इस ये आपको 1 घंटे। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स 1 घंटे। इक्विलिब्रियम 1 घंटे। एंड देन उसके बाद डे 9 टेस्ट एंड पेपर एनालिसिस 1 घंटे का, 4 घंटे। उसके बाद आपका 18 जुलाई, तो 18 जुलाई सरफेस केमिस्ट्री प्लस ग्रुप 13, ये 1 घंटे का एनालिसिस होना चाहिए आपका। सॉलिड स्टेट प्लस गैसेस स्टेट, ये 1 घंटे। एंड देन उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 घंटे। एंड देन उसके बाद आपका डे 10 टेस्ट, ये आपका 1 घंटे का। तो देखो इस तरह से आपको देखो मैंने बता दिया 9 जुलाई से 18 जुलाई किस तरीके से आपको रूटीन फॉलो करना है और 40 घंटे में आप मैक्सिमम टाइम अपना यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हो। अब देखो मैं आपको और बता दूं कि डे 1 से जो आप डे 5 तक का टेस्ट दोगे, इस पूरे टेस्ट के ड्यूरेशन में आपका क्या होगा कि मैक्सिमम जो पोर्शन होगा वो फिजिकल केमिस्ट्री का होगा और इनऑर्गेनिक का होगा। एंड उसके बाद आपका जो डे 6 से डे 10 का है वो पेपर जो है वो उस पर आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन ज़्यादा है और उसमें साथ में कुछ फिजिकल के पोर्शन भी है और कुछ इनऑर्गेनिक के भी पोर्शन। ठीक है, हर एक पेपर में आपका 25 क्वेश्चन है,
ठीक है। और सारे एमसीक्यू है, मैंने किसी में भी इंटीजर टाइप नहीं डाला। बेसिकली इंटीजर टाइप में क्या होगा कि ऑप्शन गाइड कर देगा और इंटीजर में आपको आंसर डालना होगा। ठीक है, तो आप किसी भी 5 को क्वेश्चन को इंटीजर के जैसा आप सोच के सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर है कि आपको हर चैप्टर का ओवरव्यू लेना है इन कम समय में। ठीक है, तो इसलिए मेंस पैटर्न का ही क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करो। आंसर की भी मैंने उसमें लिंक में डाल रखा है, आप उसमें जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हो सबका कि किसका आंसर आपका राइट है किसका रॉन्ग है, वहां पे जाके आप चेक कर लो। तो देखो ये ओवरऑल आपका पूरा एनालिसिस है पूरे मेंस के लिए, केमिस्ट्री के लिए। आप इस चीज़ को फॉलो करो, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से आपको हेल्प होगा। जितना भी भूलने वाला चैप्टर है उसको मैंने 2-3 बार रिपीट किया पूरे शेड्यूल में, ताकि आप बार बार उस चीज़ को रिवाइज करो। और जो भी नॉर्मली जैसे कि जो मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इसको मैंने एक एक दिन का ही समय दे रखा है, क्योंकि इस पर आपने बहुत सारे सम बनाए होंगे। तो इसीलिए वो एनफ है, आप उसका 1 घंटा का एनालिसिस कर लो चलेगा। लेकिन जो जो भूलने वाली जो चैप्टर्स है इसको आप, लेकिन जो टाइम मैंने दिया है आप उसको रिवाइज करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चूंकि समय कम है, तो हम लोग को इस पूरे समय के दौरान, इस पूरे 40 घंटे के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट बात खुद से, ठीक है, एकदम ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आपको ये पूरा 40 आवर्स जो है ना एकदम 100% ऑनेस्टी से स्पेंड करना है, तब आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, आप कहोगे कि मैंने जितना मेहनत किया उन 40 घंटों में, ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे केमिस्ट्री को इम्प्रूव किया। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और तभी आप अंदर से सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को आपको फॉलो करना होगा। तो इसलिए आप अपना पहले मन बना लो, देख लो। इसलिए मैंने आज आप लोग को इस तरीके से, ठीक है, सारे वीडियो में एक एक चीज़ मैंने समझा दिया। अब आपको करना क्या है कि एक दिन का समय ले लो, आप सोच लो कि कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर में हमें करना है। हालांकि वो भी मैंने बता रखा है स्टार्टिंग में सारे वीडियो में, लेकिन फिर भी आप खुद से अपना सेल्फ एनालिसिस करके चेक कर लो, और उसके बाद आप एकदम लग जाओ। 9 जुलाई टू 18 जुलाई, देखो मैंने 2 दिन पहले खत्म कर दिया, ताकि आप 2 दिन थोड़ा सा रिलैक्स फील करो कि हमें कोई टेंशन ना हो। ठीक है, एग्जाम के आपको एक दिन पहले एकदम रिलैक्स रहना है, ताकि आपने जो मेहनत किया, देखो याद रखना, आपने जितना साल भी मेहनत किया है किसी भी एग्जाम के लिए, वो आपका मेहनत कहीं ना कहीं काम आएगा। आप ऐसा मत समझो कि लास्ट के 10 दिन में आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, आपका एग्जाम खराब चला जाएगा। ऐसे क्यों सोचते हो? ये सोचो कि मैंने इतना टाइम एफर्ट लगाया है, और वो एफर्ट का बस कन्वर्जन का जो टाइम है ना, वो अब आ चुका है। तो बस अब उसे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा बूस्टअप चाहिए, तो वो बूस्टअप के लिए मैं आपको इस तरह से मैंने आपको बता दिया है, आप इसको फॉलो करो, मैंने गाइड कर दिया है। ठीक है, और आप बस इस चीज़ को फॉलो करते जाओ और आपको फ़ायदा होगा। तो ठीक है, और बाकी आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स तक मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो और सभी लोगों का भला हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो ये हमारा फाइनल एनालिसिस रहा फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अगर डे बाय डे अगर कवर करते जाओगे, और 40 घंटे का अगर आप लोग ऑनेस्टली अगर टाइम दोगे, तो डेफिनेटली आप सक्सेस करोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने लाइफ में कभी मत भूलना आप लोग कि जो खुद से ईमानदार होता है, ठीक है, उससे कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए अगर मैंने आपको कहा है कि आप 40 घंटे फॉलो करो इस रूटीन को, आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप ईमानदारी से इस 40 घंटे को पूरे अच्छे से यूटिलाइज करते हो, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। और मैं इंतज़ार करूँगा उस पल का जब आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करेंगे कि सर इस वीडियो से हमें फ़ायदा हुआ। तो इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और उन लोगों को भी इनसे जो भी फ़ायदा हो सकता है पहुंचने दीजिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड हमसे कनेक्टेड रहिए। इसी तरह से और भी टिप्स एंड ट्रिक जो है वो हम लोग आपस में शेयर करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।